क्या क्या बताया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, बताइए। टर्न्स भी तो होते हैं। हाँ देखो, कल हमने पढ़ा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने 3 टाइप्स बताए थे कल, हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स और टर्न्स बताए थे ना। इसमें ये भी बताया था कि इसमें फ्रीक्वेंट अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं। हेलिक्स में बताया था कौन कौन से होते हैं, मेथियोनिन, एलेनिन, ल्यूसीन, ग्लूटामिक एसिड और लाइसीन। बीटा प्लेटेड शीट्स में कौन से बताए थे, वाइफ, और टर्न्स में पीजी, मतलब कि प्रोलीन और ग्लाइसिन, ये बताई थी चीजें। फिर हमने कहा था कि हमें हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब हेलिक्स जो होता है हमारा, वो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स भी होता है और राइट हैंडेड कब कहेंगे, जब ये ऐसे ऐसे घूमे, मतलब कि काइंड ऑफ लाइक दिस, है ना, क्लॉकवाइज। और एंटी लेफ्ट हैंडेड कब कहेंगे, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। बीटा प्लेटेड शीट्स में बस ऐसे ही हम बना देते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। तो टर्न्स भी होता है, कॉइल भी होता है, कॉइल बस ऐसे ही होता है, टर्न्स में कुछ ऐसे ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये जो बातें कल हमने कर ली थी। अब हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलिक्स, कराई थी कल। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलिक्स कराई थी, टेबल बनवाई थी, टेबल बनवाई नहीं थी। हाँ वो करा रहे हैं। अब देखो, मैंने कल हेडिंग बनवाई थी पर लिखती हूँ मैं दोबारा से, प्रॉपर्टीज ऑफ आज इसको डिटेल में कराएंगे जो रह गया था। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलिक्स, ठीक है। तो इसमें मैंने बताए थे हेलिक्स के टाइप्स, यहां पे है ना। और क्या बताया था, नंबर ऑफ रेजिड्यूज पर टर्न, कल टेबल बनवाई थी, पिच लिखवाई थी, मैं कह रही थी समझाएंगे होती क्या है, और राइज पर रेडियस, है ना, यही तो बताए थे कल। तो हेलिक्स के टाइप बताओ कौन कौन से होते हैं, जिसे हम 3.613 भी बोलते हैं, 310 हेलिक्स, पाई हेलिक्स और 2.27, है ना। बताए थे ये वाली चीजें बताई थी कि नहीं बताई थी। कितने रेजिड्यूज होते हैं इसमें, 3.6 अमाइनो एसिड्स, 3.6 होते हैं। उसके बाद 310 में 3, पाई में 4.4 अमाइनो एसिड्स और 2.2 अमाइनो एसिड, मतलब रेजिड्यूज पर टर्न होते हैं, ठीक है। पिच में बताया था मैंने, इसकी कितनी बताई थी, 5.4 एंगस्ट्रॉम और 6, ये लिखा दिए थे सारे। और राइज पर रेडियस लिखवाई थी 1.5 एंगस्ट्रॉम, हाँ 2.72 एंगस्ट्रॉम, ये कल मैंने बताए थे तुम्हें, और मैंने कहा था ये आज समझेंगे भी। तो मैं अभी एक को समझा दूंगी अल्फा हेलिक्स को, उसी के बेस पे 310 भी समझा दूंगी, चलो उसी के बेस पे पाई और 2.27 भी होगा, सेम कॉन्सेप्ट पे। इतनी वो समझ आती है कि नहीं आती है, ये उतार लिया था कल, पहले ये बताओ। अब लिखो, इसमें लिखो, द स्ट्रक्चर रिपीट्स इटसेल्फ, the structure repeats itself every 5.4 angstrom. The structure repeats itself in every 5.4 angstrom along the helix axis
along the helix axis, ये अल्फा हेलिक्स को बता रहे हैं। हाँ अल्फा हेलिक्स का, ये फर्स्ट वाले है का प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा हेलिक्स का कह रही हूँ मैं। तो अल्फा हेलिक्स में क्या कह रही हूँ मैं, दोबारा सुनो, जो स्ट्रक्चर है वो रिपीट करता है कितने पे, एवरी 5.4 एंगस्ट्रॉम पे अलोंग द हेलिक्स एक्सिस, ठीक है। इफ वी से दैट द अल्फा हेलिक्स हैज ए पिच ऑफ, we say that the pitch of alpha helix is 5.4 एंगस्ट्रॉम। समझ आई ये बात? पिच क्या होती है कि स्ट्रक्चर जो रिपीट करता है दोबारा से, कैसे देखो, ऐसे निकलता है ना, एलिमिनेशन होता है वाटर का। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्या है, इसके बीच कौन सा एंगल होता है, ओमेगा, है ना, ध्यान हो तो तुम्हें थोड़ा सा, और यहाँ पे होता है साई, और यहाँ पे फाई, है ना, ये पढ़ाया था ना रामाचंद्रन प्लॉट में। तो ये हम क्या कहेंगे कि ये पूरा एक हो गया रिपीटिंग यूनिट पहली, जिसमें तीनों एंगल आ जाते हैं, मतलब ये एक हमारी रिपीटिंग यूनिट है। ऐसी ही इसके संग एक और होगी, फिर एक और होगी। तो मैं क्या कह रही हूँ, पिच क्या कह रही हूँ मैं, जब एक अमाइनो एसिड पूरा हो जाता है दूसरे अमाइनो एसिड से पहले, ये वाले को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो ये कितने एंगस्ट्रॉम की होगी, 5.4 एंगस्ट्रॉम की। आया समझ में? सेम स्ट्रक्चर अगर हम दूसरा दोबारा बनाएंगे, इसके साथ जोड़ेंगे, तो उसकी पिच कितनी होगी फिर से, 5.4। तो पढ़ के देखो क्या लाइन लिखवाई है, बोलो। हाँ, स्ट्रक्चर रिपीट्स इटसेल्फ इन एवरी 5.4 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो मतलब यही स्ट्रक्चर दोबारा जब रिपीट होगा तो वो कितने डिस्टेंस के बाद होगा, 5.4 एंगस्ट्रॉम के बाद। कितने डिस्टेंस के बाद, 5.4 एंगस्ट्रॉम के बाद, इसलिए हम इसको पिच बोलते हैं। आगे समझ में पिच की डेफिनेशन बोलो। ये दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ये यही अमीनो एसिड दोबारा आएगा सेम। अब आगे इसको चेन को अगर मैं ऐसे कर दूं, मतलब आर ग्रुप वही आएगा दोबारा से। हाँ मतलब नहीं, आर ग्रुप तो चेंज हो सकता है कुछ भी, पर मैं कह रही हूँ अगर मैं ऐसे ही सेम बना दूं, देखो दोबारा से अगर नहीं आया तो समझ, हाँ दोबारा से वाटर निकलेगा, हाँ दूसरे बॉन्ड के लिए जो होगा, देखो हाँ एक अमाइड बॉन्ड वाली एक पिच है, ये देखो यहाँ पे निकल गया, फिर से वही आ जाएगा CONH, फाई एंगल, साई एंगल, फाई एंगल, तो ये दोबारा से नेक्स्ट पिच बन जाएगी दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड के लिए। तो उसकी भी डिस्टेंस, उसकी भी क्या होगी डिस्टेंस, 5.4 एंगस्ट्रॉम। मैंने कहा था नहीं समझाया निकल, तो आ गया समझ में कि नहीं आया। एवरी स्ट्रक्चर विच रिपीट्स इटसेल्फ इन एवरी 5.4 एंगस्ट्रॉम नोन एज पिच, ठीक है। एक पेप्टाइड बॉन्ड के लिए एक पिच बोलते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। उसके बाद लिखो, उसके बाद लिखो, इतनी बात समझ आई। अल्फा हेलिक्स हैव 3.6 सॉरी, अल्फा हेलिक्स हैव 3.6 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज पर टर्न। अब एक टर्न ये पूरा हुआ था ना अभी, देखो यहां से यहां से यहाँ भी हमारा एक टर्न पूरा हुआ है। तो क्या कह रहा है कि जो 5.4 एंगस्ट्रॉम है हमारा एक पूरा का पूरा, इसमें जो है कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं एक टर्न में, 3.6 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। अब ये काउंट करेंगे कैसे मैम, 3.6 ये कैलकुलेटेड है, ये हमने कुछ नहीं करना। एक टर्न को एक पिच बोल रहे हैं ना, हाँ एक टर्न को, इसमें तो फिर कितने अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, मतलब 3.6 हो गए, तो 3.6 में एक बॉन्ड तो नहीं होगी, दो बॉन्ड होगी कम से कम। 3.6 ऐसे नहीं होता, ये जैसे तुम बोल रहे हो ये स्टोइचियोमेट्रिक पे बेस्ड होता है, ये तुम ऐसे काउंट करके नहीं बता सकती कि ये 3.6 है, ये 3.3 है, 4 है, ऐसे नहीं होता इनमें। इस बताऊंगी कि बेस में कुछ एटम्स होते हैं, उनका भी रोल होता है इसमें, पर फिलहाल के लिए इतना समझो कि एक पिच है जो हमारी, उसकी एंगस्ट्रॉम में कितनी लेंथ होती है 5.4, और उसमें अल्फा हेलिक्स में कितने अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जुड़ते हैं, तो कितने जुड़ते हैं गुड़िया, 3.6 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जुड़ते हैं एक टर्न में,
ठीक है। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे डीएनए का करते हैं हम, एक पिच लेते हैं, उसमें जैसे इसमें आपने बोला कि एक टर्न है, उसमें 3.6 अमाइनो एसिड्स है, तो उसमें जरूरी नहीं है बॉन्ड सिर्फ अमाइड एक ही हो। नहीं, हाँ यही बोल रही हूँ ना, उसमें जरूरी नहीं है कि आपका बॉन्ड एक ही हो। हाँ, दो भी, हाँ ये कैलकुलेटेड वैल्यूज है। रिपीट करेगा तब तक वो एक टर्न है, जब तक वो अपने स्ट्रक्चर को दोबारा रिपीट करेगा तब तक आप उसे एक टर्न बोलोगे। और एक टर्न में कितनी लेंथ बता रही हूँ मैं, कितनी बता रही हूँ 5.4 एंगस्ट्रॉम, और उसमें कितने अमाइनो एसिड बता रही हूँ 3.6 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज पर टर्न। ये याद करने हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, बताओ, आ गई कि नहीं आई? ओके, दैट इज, एक आगे लिखो, दैट इज ए हेलिक्स 36 अमाइनो एसिड्स लॉन्ग वुड फॉर्म 10 टर्न्स। देखो एक टर्न में कितने बन रहे हैं, एक टर्न में कितने अमाइनो एसिड है 3.6, तो हम 10 टर्न्स में कितना कहेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर दोगे ना आप, तो कितने अमाइनो एसिड कहोगे आप 3.6 अमाइनो एसिड, 36 अमाइनो एसिड, ठीक है। तो एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स है, तो 10 टर्न में कितने होंगे 36 अमाइनो एसिड। समझ गए? ओके, नेक्स्ट लिखिए। अब जो सेपरेशन होता है रेजिड्यूज का, एक रेजिड्यू जैसे हमारे न्यूक्लिक एसिड में भी तो होता है ऐसे, न्यूक्लिक एसिड में ये एक बेस पे दूसरे बेस पे से कितने डिफरेंट डिस्टेंस पे है, होता है। सिमिलरली अमाइनो एसिड्स में भी होता है कि ये इनका एक सर्टेन डिस्टेंस होता है सेपरेशन का। तो लिखो इसमें क्या है, द सेपरेशन ऑफ रेजिड्यूज along the helix axis, the separation of residues along the helix axis is 1.5 एंगस्ट्रॉम, is 1.5 एंगस्ट्रॉम। कैसे 1.5 एंगस्ट्रॉम कैसे आया, 5.4 डिवाइड बाई 3.6 करना, इसको देखना कितना आता है। डेढ़ ही आएगा, ठीक है। तो एक रेजिड्यू दूसरे रेजिड्यू से देख लिया 1.5 ही आ रहा है, दे लूं। तो जो एक रेजिड्यू है अमाइनो एसिड का, वो दूसरे रेजिड्यू से कितने डिस्टेंस पे होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे, ठीक है। आगे समझ में ही नहीं आया, दैट इज, आगे लिख लो, दैट इज द अल्फा हेलिक्स हैज ए राइज पर रेसिड्यू, जो लिखा है मैंने राइज पर रेडियस वही है, दैट इज द अल्फा हेलिक्स हैज राइज पर रेसिड्यू ऑफ 1.5 एंगस्ट्रॉम, 1.5 एंगस्ट्रॉम। बताओ ये तीनों चीजें समझा दी, समझ आ गया क्या लिखवाया था यहाँ पे, बोलो नहीं आया तो दोबारा बताएं। तीनों चीजें बता दी। पिच क्या होता है, जब तक हमारा एक अमाइनो एसिड के बाद दूसरा टर्न शुरू नहीं हो जाता उसको पिच बोलते हैं, ठीक है। उसमें कितने टर्न, एक टर्न में कितने रेजिड्यूज मिलते हैं वो आपको याद करने हैं, है ना, ये तो कैलकुलेटेड है हमारा, कुछ इसमें वो नहीं है। राइज पर रेडियस का मतलब है इसको इससे डिवाइड करके कितने हमारे डिस्टेंस आएगी, तो उससे हम पता लगाएंगे कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो से कितने डिस्टेंस पे। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है, तीनों चीजें समझा दी आपने, तो समझा भी नहीं है, बताऊंगी अभी। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट इसी में, एवरी मेन चेन किसकी होती है, CO और NH ग्रुप की। एवरी मेन चेन, अभी रुको मैं लिखवा दूंगी, तुम रुको। एवरी मेन चेन किसकी होती है, C डबल बॉन्ड O एंड NH ग्रुप इज हाइड्रोजन बॉन्डेड to a peptide bond 4 residues away, to a peptide bond 4 residues away। ये क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है कि हमने O तो ले लिया ये वाला, इसको बोल दिया I या N से बताया था ना मैंने, तुम्हें कल N बता देती हूँ, N से, ठीक है। और जो NH ग्रुप है वो हम किसका लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, 4th अमाइनो एसिड का। उस कल बताया नहीं था NN+4 का रूल। सिमिलरली सपोज कर लो ये 4th अमाइनो एसिड है, तो ये इसका हाइड्रोजन लेगा यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। आगे समझ में कि कोइलिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ऐसे तो बनते हैं, यहाँ से ये जुड़ गया तो ये ऐसे कोइल बन गई, ठीक है ना। समझ गए हो कि नहीं समझे? तो जो CO और NH ग्रुप है, लिखो CO और NH ग्रुप है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के संग, कितने डिस्टेंस पे
कितने डिस्टेंस पे? N+4 के साथ 4 रेजिड्यूज अवे। मतलब अगर ऑक्सीजन पहला, अगर हम पहला अमाइनो एसिड का पहला ऑक्सीजन ले रहे हैं तो जो नाइट्रोजन है वो किसका लेंगे? हम 5th का लेंगे, ठीक है ना? लिख लिया 4 रेजिड्यूज अवे, ब्रैकेट में लिख लेना 4 रेजिड्यूज अवे के। ऑक्सीजन का N लेंगे 2, N कितना लेंगे यहाँ पे? NH का N+4, ठीक है? आगे बात समझ में नहीं आई? तब जाके ये कोइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है? और ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज इट गिव्स ए रेगुलर एंड स्टेबल अरेंजमेंट। लिख लो, बिकॉज इट गिव्स ए रेगुलर एंड स्टेबल अरेंजमेंट। बताऊंगी अभी को, टेबल एंड पूछो। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी नहीं आई? बताओ कौन सा बेटा? मैं ये कह रही हूँ जो कार्बन CO ग्रुप है ये वाला, और जो NH ग्रुप होता है, ये हमारा कैसे बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है? N+4 के डिस्टेंस पे। पहला अमाइनो एसिड को N बोलेंगे और उसके बाद जो 5वां अमाइनो एसिड होगा उसके NH जो होगा उससे ये बॉन्ड बनाएगा। तो हम अल्फा हेलिक्स में क्या कहते हैं कि ये जो बॉन्डिंग होती है वो पहले अमाइनो एसिड के CO से और 5वें अमाइनो एसिड के NH ग्रुप के साथ होती है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमें एक रेगुलर और स्टेबल अरेंजमेंट प्रोवाइड करती है। आ गई समझ में बात? ओके, ठीक है, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, उसके बाद 310 हेलिक्स में बताओ क्या होगा? फिक्स हो गया, मतलब वही एक टर्न पूरा जो कंप्लीट हो रहा है उसे एक टर्न बोलेंगे। उसमें कितने रेजिड्यूज मिलेंगे वो निकाल लोगे। और राइस पर रेडियस कैसे निकालोगे? पिच बाय अमाइनो एसिड रेजिड्यू। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो किस पे होगी? N+3 पे होगी। मतलब ऑक्सीजन जो होगा वो पहले अमाइनो एसिड का होगा और जो नाइट्रोजन होगा वो 4th अमाइनो एसिड का होगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया? आ गया? आया कि नहीं बताओ? आ गया? आगे समझ में कि नहीं आया? दोबारा बताऊं? तो गया मैम। आ गया? बस ये पहले से ही समझना था, दूसरा तीसरा चौथा याद करना है, सिमिलर है क्योंकि बस हमें तो ये टर्म्स देख ली थी ना, ये टर्म्स क्या डिनोट कर रही है और ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ जी बिल्कुल, फुल। नहीं 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 गुड़िया, गलत बोल गए। मैंने ये बोला है N है जो वो फर्स्ट अमाइनो एसिड का O है। फर्स्ट अमाइनो एसिड का O तो मतलब फर्स्ट अमाइनो एसिड ही लोगे आप, सेकंड कैसे ले लोगे? है ना? समझ गए? और जो ये हमारा ये है, ये N है हमारा 4th अमाइनो एसिड का, ठीक है? ऐसे काउंट करके तो लोगे बच्चे, ठीक है ना? ठीक है जी, समझ आ गई इतनी बात की नहीं आई? बोलो, कर दो इरेज, कर दो इरेज। अंजना समझ आ गया? शबनम तुम्हें आया? तुमने रिकॉर्डिंग्स देखी थी? हाँ, फिर समझ कैसे गए हो? तुम कब से आ रहे हो? देखो पिच क्या होता है? हाँ हाँ, इसी बस 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 टेबल से ही, इस टेबल को याद कर लेना अच्छे से। क्वेश्चंस दूंगी तब देखना इसी में से आएंगे, ठीक है? देखो पिच में क्या कह रही थी, तुम लेट आए हो ना? क्यों आए लेट? मैं भी शादी में गया था रात को, और फिर इसको मैं बुला रहा हूँ, गेट नंबर 2 पे, तुम वेट कर रहे हो, मैं थोड़ा लेट हो गया तो चक्कर में ये गया। देखिए ऐसे होता है ये, ठीक है? अब यहाँ से हमारा वाटर रिमूव हो जाता है, ऐसे बताया था ना पेप्टाइड बॉन्ड ये ट्रांसफॉर्म में है तो ये स्टेबल है।
याद है कि नहीं है? देखो रिवाइज तो डेली किया करो, मैंने तुमसे 10 बार कह ली ये बात, फिर तुम्हें ये बाद में प्रॉब्लम होगी जब चीजें कंपाइल अप होती जाएगी। ठीक है, ऐसे होता है। इसके बीच कौन सा एंगल होता है? ओमेगा, जिसकी वैल्यू 0 और 180 होती है सिर्फ। सी अल्फा है ना हमारे। इसके बीच में कौन सा एंगल होगा जी? और इसके बीच फाई। तो ये हमारा एक पूरा कंप्लीट कर रहा है, एक टर्न हो गया। तो इसकी पिच में कितनी कह रही हूँ, कितनी होती है इसकी? 5.4। और इसमें हमारी पहले से ही कैलकुलेटेड वैल्यूज है कि इसमें हमारे 3.6 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज जुड़ते हैं एक टर्न में। ठीक है, तो हमारा जो राइज पर रेडियस होता है उसका मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। किसको? पिच को। किससे? अमाइनो एसिड रेसिड्यू से। ठीक है, पिच कितनी है एक टर्न की? 5.4 और अमाइनो एसिड कितने पाए जा रहे हैं? 3.6, सॉरी। तो कितना आ जाएगा ये आ गया हमारा राइस पर रेडियस। जो मैंने कल चीज लिखवाई थी ना, बस वो समझाई थी। मैं तुमसे कह रही थी ना कि आज समझाऊंगी ये चीज, वही है। ओके, ठीक है जी। जो कल रामाचंद्रन की प्लॉट की वैल्यूज कराई थी, एक बार मैं वो दोबारा लिख रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मिस्टेक हुई थी। मैं कहती हूँ मुझे याद से नहीं आ रही है, अब लिख रही हूँ। अगर गलती हो तो उसे ठीक कर लेना। ठीक है, ठीक है ना। वैल्यूज देखो, रामाचंद्रन प्लॉट की कल कराई थी ना। अल्फा हेलिक्स मैंने बताया था कि राइट हैंडेड होता है। बोलो नहीं, अब मत बोलो। एक होता है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की नेगेटिव वैल्यूज होती है और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की पॉजिटिव वैल्यूज होती है। कल ये लिखवा तो दी थी, एक बार और लिखवा रही हूँ क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है कि मुझे ऐसा लगा कल गलत कर दिया मैंने कुछ। एंटी पैरेलल बीटा शीट्स, पैरेलल बीटा शीट्स, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, है ना। अब देखो जो कल रह गया था, बीटा टर्न टाइप 1। इसमें दो तरीके के आते हैं, I+1 और I+2। और एक होता है बीटा टर्न टाइप 2। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में -57 डिग्री, -47 डिग्री। लेफ्ट हैंडेड पॉजिटिव होता है तो इसका प्लस में आ जाएगा। देखो अगर कल गलत हो गई है तो इसको ठीक कर लेना। 47 तो जो आज कराया वही है। हाँ हाँ, ये उल्टा करा दिया था, कर लो आज ठीक, ठीक कर लो आज। मेरे को ना कल एग्जैक्ट याद नहीं आ रही थी, इसलिए मेरे से गलती हो गई थी। ठीक है, तभी तो आज दोबारा लिखवा रही हूँ। अरे उसी में ठीक कर लो, काट पीट क्यों रहे हो। लिख लीजिए वैल्यूज, अब अपना क्वेश्चन दिखाओ। लो मुझे दिखाओ, मैं करती हूँ। कितने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? करनी ना ठीक है, बता और क्या चाहिए। मैं तब आप कर लूँगी, आप कस्टमर ले लो। 120 मैं करूँ सबकी ठीक? ना ना मैम, बिल्कुल नहीं मैम। ऐसे क्यों? कर लेंगे मैम। अरे मुझे कल याद नहीं आ रही थी, मैं कह नहीं रही थी मुझे याद नहीं आ रही है। और मेरी ये नोटबुक है ना, वहीं रह गई थी। सारी चीजें याद कैसे रहेंगी? हम तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ये बात आपकी।
क्या क्या कह रहे हो? कौन गलत बता देते हैं? ऐसे ही बोल रहा है। मैम ये आपके क्या है I+1 I+2 स्टार। यस। ये कुछ नहीं है, ये डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया कि टाइप 2 में स्टार से लगा दिया कि पता चल जाए ये टाइप 2 की है बेटा, और कुछ नहीं है इसमें। ये आपको याद करनी है, ये हम याद तो होगी, पहले वाली भी कर ली थी, अब दोबारा करनी पड़ेगी बस। कर लेना कोई हम बात नहीं। कंफ्यूज हो गए अब थोड़ा सा। अब देखो, अरे चुप हो जाओ, ठीक कर लो भाई। करूँ क्या ठीक आके सबकी नोटबुक्स में? लड़के के रट्टे मारना नहीं। मैं भी। ये तो अच्छी चीज है, पढ़ रहे हो तो ठीक है। आ गई बात समझ में? जो कल गलती हुई थी, यहाँ तक सबको समझ आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट लिखो प्रोपेंसिटी वैल्यू। हाँ हाँ जी बेटा, ये एल अमाइनो एसिड्स की है गुड़िया। हाँ जी बिल्कुल, इरेज कर दे हम, उतार रही ना सबने। ओके, प्रोपेंसिटी वैल्यू लिखिए। Propensity value, the tendency of amino acids लीजिए। लिखो क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी वैल्यू क्या होती है कि जो हमारे अमाइनो एसिड्स है वो ऐसे बिहेव करते हैं कि हम ज्यादा किस में रहें, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स में, या बीटा प्लेटेड फॉर्म में, या फिर बीटा शीट्स में। ठीक है, प्रोपेंसिटी वैल्यू क्या होती है कि अमाइनो एसिड ज्यादातर किस फॉर्म में रहना चाहते हैं, अल्फा हेलिक्स में या फिर बीटा शीट्स में। आगे बात समझ में कि नहीं आई? अब तो ये चीजें समझ आ रही है कि अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स क्या है, कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइप्स है। टर्न्स भी होते हैं, कॉइल्स भी होती हैं। जो कॉइल्स है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड कंफर्मेशन होती है, इसलिए हम उससे नहीं लेते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? आ गया। अल्फा हेलिक्स में मैंने ये लिखवा दी थी कि इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं इसे पूछी हूँ। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट अल्फा हेलिक्स तो समाप्त हुआ। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बताई थी, पर इंट्राचेनिंग। अच्छा कोई नहीं, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, रेनू लिखो दोबारा। इन केस ऑफ अल्फा हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंट्रा चेन एंड डायरेक्शनल। इन केस ऑफ अल्फा हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंट्रा चेन एंड डायरेक्शनल। अब यहाँ पे हेलिक्स पूरा समाप्त हो गया, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर हम बीटा शीट शुरू करेंगे। क्योंकि बीटा शीट शुरू करें, फिर लिखिए बीटा शीट्स। साइड चेन्स आर ओरिएंटेड अल्टरनेटिंग अप एंड डाउन। साइड चेन्स आर ओरिएंटिंग, साइड डायरेक्शन मतलब अलोंग द एक्सिस होता है, ऐसे अलोंग द एक्सिस। जैसे ये अल्फा हेलिक्स है ये, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ऐसे है, डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में है। ठीक है, लिखो बीटा शीट्स। साइड चेन्स आर ओरिएंटेड, साइड चेन्स आर ओरिएंटेड अल्टरनेटिंग अप एंड डाउन, अल्टरनेटिंग अप एंड डाउन। ठीक है, मैंने दो तरीके के बताए थे ना तुमको। इसमें कौन कौन से बीटा शीट्स होते हैं, एक एंटी पैरेलल और एक पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल का देखो क्या मतलब है यहाँ पे। एंटी पैरेलल की वजह से वो होती है स्टेबल। हाँ,
अब देखो इसमें क्या होता है हमारा, ये वाटर निकल गया, ठीक है। अब एक और आएगा ऐसे ही सेम अमाइनो एसिड, अब इसमें क्या होता है, देखो बोलना नहीं है, तुमको कह रही हूं मैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं ना हम, तो वो इस O और H के बीच होती है, ठीक है। तो ये क्या है, जब हमारा सेम स्ट्रक्चर है, देखो NH2 NH2 CH4 CH4, मतलब कि NH2 भी इसी तरफ है और NH2 भी इसी तरफ है, तो हम बोलेंगे इसमें ये पैरेलल बीटा शीट है। पैरेलल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साथ साथ पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है। और एंटी पैरेलल में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड OH आ जाता है। पहले ये बताओ पैरेलल में समझ आएगा, सेम स्ट्रक्चर होगा ऊपर नीचे, अगर NH2 लेफ्ट साइड है तो NH2 इसमें भी लेफ्ट साइड ही होगा, COH राइट साइड है तो COH इसमें भी राइट साइड होगा। लेकिन इन केस ऑफ एंटी पैरेलल क्या होगा बताओ, CHR1 तो यहाँ रह जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। आगे समझ में, तो जब हमारे फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड में चेंज हो जाते हैं तो हम उसको एंटी पैरेलल बीटा शीट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हाँ ये चेंज हो जाएगा आगे कभी स्ट्रक्चर, करें चेंज, लो कर देते हैं, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अब कोई दिक्कत है तो बोलो, वही यहां से पानी चला जाएगा, ठीक है। तो ये CONH बन गया ना, ये रहा बॉन्ड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, तो जब दोनों की ओरिएंटेशन अलग अलग होती है तो एंटी पैरेलल, और अगर सेम अमाइनो ग्रुप है तो पैरेलल। बताइए कोई दिक्कत है आगे समझ में कि नहीं आया, बोलो। अब वही पिच, फिर से पिच की बात आ गई। पिच अभी क्या बताया था, वो एक टर्न पूरा जो कंप्लीट करते हैं कितने अमाइनो एसिड्स, तो लिखो पिच जो एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स की होती है वो कितनी होती है, पिच ऑफ एन एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड इज 6.84 एंगस्ट्रॉम, और जो पिच है हमारी, पिच ऑफ ए पैरेलल बीटा स्ट्रैंड इज 6.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है, एक टर्न में होती है ये, तो पर टर्न लिख देती हूँ कभी कंफ्यूज हो जाओ, बताया है वैसे मैंने, फिर भी लिख देती हूँ, ठीक है जी। बताइए कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जब दो चेन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इंटर बोलते हैं, बिटवीन हो रही है क्योंकि, और इंट्रा जब खुद में ही होती है, तो इसमें कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लिख लो इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन्वॉल्व, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन्वॉल्व। आगे समझ में कि नहीं आया। और एंटी पैरेलल बीटा शीट्स आर मोर कॉमन, ये तो पता ही होगा क्योंकि स्टेबल वो ज्यादा है, तो एंटी पैरेलल बीटा शीट्स आर मोर कॉमन, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स आर मोर कॉमन। एग्जाम्पल लिखो, जो सिल्क है वो बीटा प्लेटेड शीट्स के फॉर्म में रहता है, स्पाइडर एग्जाम्पल बता रही हूँ, सिल्क एंड स्पाइडर वेब की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बीटा शीट, और जो वूल है हमारा, एग्जाम्पल है बस ये, वो अल्फा हेलिक्स फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है वो, अल्फा हेलिक्स फॉर्म में, ठीक है। आ गई बात समझ, ओके। ये भी खत्म। अब टर्न्स रह गया था हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट पॉइंट लिखो टर्न्स। टर्न्स के बहुत सारे नाम है, लिखते जाओ।
टर्न्स स्लैश बीटा टर्न्स स्लैश रिवर्स टर्न्स स्लैश ओमेगा लूप्स स्लैश हेयर पिन बैंड्स, सब कुछ टर्न्स के नाम है। ओमेगा लूप्स स्लैश हेयर पिन बैंड्स। अब टर्न्स जो होते हैं वो कितने अमाइनो एसिड रेजिड्यूज के बने होते हैं? 4 to 5। लिखिए, इट इज मेड अप ऑफ 4 to 5 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। टर्न्स कितने अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं? ओनली 4 to 5 अमाइनो एसिड्स के। लिख लिया? 4 to 5 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज मेक टर्न। ठीक है। इट अलाउ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट अलाउ द पॉलीपेप्टाइड चेन टू टर्न, it allow the polypeptide chain to turn abruptly, मतलब बहुत जल्दी से, और इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी जान देती है। it allow the polypeptide chain to turn abruptly and go in opposite direction, जबकि हम अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट में तो ऐसे कर ही नहीं सकते, है ना, सिर्फ टर्न्स में ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है। इससे क्या होता है? सो दैट इट अलाउज अ प्रोटीन टू अटेन ए मोर ग्लोबुलर शेप, लिख लिया? और ये क्या है? लिखो आगे को। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स और टर्न्स क्या करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं अल्फा हेलिक्स को बीटा स्ट्रैंड से। Okay, so that it allows a protein to attain a, रुको तुम क्या लिख रहे हो? ऑनलाइन वालों को बता रही हूँ। So that it allows a protein to attain more globular shape। टर्न्स क्या करते हैं? हमारी जल्दी से पॉलीपेप्टाइड चेन को डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। ठीक है। इसकी वजह से ग्लोबुलर शेप बन जाती है प्रोटीन की, और ग्लोबुलर शेप ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है। ग्लोबुलर शेप क्या होती है? कल बताया था, फुटबॉल शेप होती है। सो दैट इट अलाउज ए प्रोटीन टू अटेन ए मोर ग्लोबुलर शेप। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लूप्स एंड टर्न्स कनेक्ट अल्फा हेलिक्स एंड बीटा स्ट्रैंड्स। अच्छा, लूप्स क्या होते हैं और टर्न्स क्या होते हैं? जो टर्न्स है वो तो 4 to 5 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज के होते हैं, और जो लूप्स है, लूप्स आर मेड अप ऑफ मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स। लिख लिया? उसके बाद लिखो, लूप्स कनेक्ट टू एडजेसेंट एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स। ठीक है। लूप्स और टर्न्स में डिफरेंस समझ आ रहा है? टर्न्स क्या होते हैं? 4 to 5 अमाइनो एसिड के। लूप्स क्या होते हैं? मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स के होते हैं। जो टर्न्स है वो अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रैंड्स को जोड़ते हैं, जो लूप्स है वो 2 एडजेसेंट एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स को जोड़ते हैं। और लिखो, एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स। उसके बाद लिखो, लूप्स कंटेन इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड while turns may or may not have hydrogen bond। लिख लिया? बताओ समझ नहीं आया तो? आ गया? loops contain internal hydrogen bonds while turns may or may not have hydrogen bonds। आ गया समझ में? टर्न्स कितने अमाइनो एसिड का बना होता है प्रियंका? 4 to 5। लूप्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? नहीं भी हो सकती है। जो लूप है वो किसको कनेक्ट करती है? 2 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स को, और टर्न्स अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रैंड्स। ठीक है। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ टर्न्स। अब क्या लिखोगे?
डेल्टा टर्न, गामा टर्न, बीटा टर्न, अल्फा टर्न, पाई टर्न। ठीक है, ये होते हैं। डेल्टा टर्न क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत कम अमाइनो एसिड्स होते हैं, और जो पाई टर्न होता है वो लार्जेस्ट होता है क्योंकि इसमें ज्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? अब डेल्टा टर्न में क्या होंगे? सिर्फ ओनली 2 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट, ओनली 2 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट। कैसे होंगे बताओ? n और n+1 हो गया, खत्म। ये तो है ना। कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें? टर्न्स में मैंने बताया था हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसमें है, इसमें कैसी है? इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? इंटरनल क्यों लिख दिया? टर्न है, नहीं तो इंट्रा टर्न बोलेंगे, सॉरी, इंट्रा टर्न, अंदर की तरफ ही, इंट्रा टर्न हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लिया। गामा है जो, वो उसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 3 अमाइनो एसिड। कितने होते हैं? 3 अमाइनो एसिड्स। ओनली 3 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन गामा टर्न। तो इनकी अरेंजमेंट क्या होगी बताइए? n से लेके n+2। इसमें भी कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? इंट्रा टर्न हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे समझ में कि नहीं आया? बीटा टर्न बताइए कितने अमाइनो एसिड्स का होगा? 4 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट। कहां से कहा होगा? n से लेके n+3। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो भी सकती है और नहीं भी। मे और मे नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्फा अमाइनो एसिड में कितने होंगे जी? होगी तो इंट्रामोलिकुलर ही होगी। हाँ, 5 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट, n से लेकर n+4। और पाई में कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 6 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट, n से लेकर n+5, n से लेकर n+5 हो गया ये। ठीक है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड मे और मे नॉट भी आगे सब में। होगी तो इंट्रा। ठीक है, अल्फा बताएगी Nn+4 5 अमाइनो एसिड्स, बीटा Nn+3 4 अमाइनो एसिड्स, गामा 3 अमाइनो एसिड्स, Nn+2, डेल्टा 2 अमाइनो एसिड्स, और पाई सबसे लार्जेस्ट है 6 अमाइनो एसिड्स। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं है? ओके, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। मैंने अभी तो बोला है, ये सब में यही बात लागू होगी कि हो भी सकती है, नहीं भी। ठीक है, उसके बाद लिखिए सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ये इरेज कर दें हम? कर दें? मे और मे नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो गया? सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स लिखिए, कौन कौन से हो सकते हैं, बस ये याद करने हैं, कुछ नहीं है इसमें, वो पढ़ाने नहीं है, ये मतलब कनेक्शंस होते हैं बस। सुपर सेकेंडरी मतलब ये है, बस पता होना चाहिए कि हाँ ये हमने पढ़ा तो था, कुछ तो है। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में क्या आएगा? हेलिक्स सुपर सेकेंडरी, हेलिक्स, फिर शीट, शीट सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मिक्स सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मिक्स सुपर सेकेंडरी
स्ट्रक्चर, ठीक है। हेलिक्स सुपर सेकेंडरी में कौन से आते हैं, लिखो। हेलिक्स टर्न हेलिक्स, हेलिक्स टर्न हेलिक्स कैसे बनेगा, ये हेलिक्स हो गया, ये भी हेलिक्स हो गया, इसमें हमने एक टर्न जोड़ दिया लाइक दिस, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसे, हेलिक्स टर्न, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, हेलिक्स लूप, हेलिक्स लूप में क्या हो जाएगा, टर्न में तो बस यहाँ पे 4-5 अमाइनो एसिड्स होंगे और लूप में क्या होंगे, यहाँ पे मोर देन 10 हो जाएंगे। हेलिक्स हेयर पिन हेलिक्स, कोई हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, हेलिक्स हेयर पिन हेलिक्स। और हेलिक्स कॉर्नर, हेलिक्स कॉर्नर मतलब कि अल्फा अल्फा, ठीक है। इसमें कौन सा आ जाएगा, बीटा कॉर्नर, बीटा मोटिव। और ग्रीक की मोटिव का नाम तो सुना होगा बहुत, ग्रीक की मोटिव सुना है, ग्रीक की मोटिव सुना है, तो वो हमारा शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, ठीक है। मिक्स में क्या आ जाएगा, मिक्स में बीटा अल्फा बीटा और रोजमैन फोल्ड, और क्या आ जाएगा, रोजमैन फोल्ड, ठीक है। हो गया, ये तो याद करने का है सारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, याद करके आना, कल सुनूंगी। ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बीटा फॉर्म में आ गया, अल्फा में, देखो ऐसे बनेगा बीटा अल्फा बीटा, बताती हूँ। हाँ तो बस, तो रोजमैन फोल्ड में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, लाइक दिस करके बहुत सारे हेलिक्स जोड़ के बनता है। बीटा अल्फा हेलिक्स में तो बस ऐसे ही है, बीटा बन गया, फिर अल्फा बन गया, फिर हेलिक्स वो बन गया, बीटा बन गया, याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा, नेटिव फॉर्म क्या होती है पहले प्रोटीन की, ये बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी। नेटिव फॉर्म हमारी क्वाटरनरी टर्शियरी सेकेंडरी तीन होती है, प्राइमरी हमारी नेटिव फॉर्म नहीं होती प्रोटीन की, ठीक है। नहीं पता तो लिख लो, नेटिव कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, नेटिव कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज quaternary, tertiary and secondary. Native conformation of protein is quaternary, tertiary and secondary. हो गया। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, इसको इरेज कर दें, बस ये कराऊंगी, बस एजेंट्स नहीं करा रही, बस समझ लो। Denaturation of डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, ये कुछ आवाज सी आ रही है बहुत ज्यादा, माइक ऑफ कर दो। क्या कह रही हूँ मैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है, क्वाटरनरी टर्शियरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो हमारे, अब ये तो मत कहना कि हमें नहीं पता, मैं सेकेंडरी टर्शियरी पढ़ाए थे मैंने, तो क्वाटरनरी टर्शियरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर में, किसकी हेल्प से, डीनेचरिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में, ठीक है, डीनेचरिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में। तो लिख लीजिए, क्वाटरनरी टर्शियरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट लूज देयर नेटिव कन्फर्मेशन, मतलब कि लूज देयर नेटिव कन्फर्मेशन का मतलब है नॉर्मल बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म, नॉर्मल बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म। क्वाटरनरी टर्शियरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर लूज देयर नेटिव कन्फर्मेशन, लूज देयर नेटिव कन्फर्मेशन
नेटिव कंफर्मेशन के ब्रैकेट में लिखिए नॉर्मल एक्टिव फॉर्म, कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्ट्रक्चर, कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब बताओ, मैंने तुम्हें सारे बॉन्ड्स पढ़ाए हैं, क्वाटरनरी में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? वैन डेर वाल्स फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, हाइड्रोजन, मतलब कोवैलेंट एंड नॉन कोवैलेंट। टर्शरी में भी होते हैं, सेकेंडरी में कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। तो सब ब्रेक हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो लिख लीजिए ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट एंड नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स टेक प्लेस। अब हम ये तो नहीं बताया तुम्हें कि कोवैलेंट में हमने डाइसल्फाइड पेप्टाइड बताया था, नॉन कोवैलेंट में वैन डेर वाल्स, ये तो रहने देते हैं, बताइए तुम्हें। तो ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट एंड नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स टेक प्लेस। क्या इसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी टूट जाएगा? नो मैम, क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो लिख लीजिए इट डज नॉट इंक्लूड द ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। इट डज नॉट इंक्लूड द ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है? इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ एक्टिविटी। इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ एक्टिविटी। लिख लिया? लॉस ऑफ एक्टिविटी ब्रैकेट में लिखो पार्शियली और कंप्लीटली। या तो पूरी तरह से एक्टिविटी खत्म हो जाएगी या फिर कम होगी, पार्शियली और कंप्लीटली। आगे समझ में? ओके। नेटिव कंफर्मेशन इज वाटर सोल्यूबल। नेटिव कंफर्मेशन अभी बताया था कौन सी होती है? सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। Native conformation is water soluble. So by disrupting the structure, so by disrupting the native structure, cause change in solubility, and results in protein precipitation, बताती हूँ क्या कह रही हूँ मैं। नेटिव कंफर्मेशन हमारी वाटर सोल्यूबल होती है, और अगर हम अपनी नेटिव स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं बाय ब्रेकिंग द नेटिव स्ट्रक्चर, इट कॉज चेंज इन सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में क्या आ जाता है? चेंज, एंड रिजल्ट्स इन प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। इतनी बात समझ आ गई? आगे लिखो, आगे लिखिए डीनेचरिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? डीनेचरिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? लिखो डीनेचरिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? पहले लिखो डीनेचरिंग एजेंट्स होते क्या है। डीनेचरिंग एजेंट्स आर दोज रिएजेंट्स, denaturing agents are those reagents that cause denaturation, इसमें क्या क्या आएंगे डीनेचरिंग एजेंट्स में? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, यूरिया, हीट, टेम्परेचर, सॉल्ट्स, डीनेचरिंग एजेंट्स लिखिए कौन कौन है हमारे? ये सारी हमारी क्या है? डीनेचरिंग एजेंट्स। अब इन्हें अच्छे से समझ लीजिए, समझो। पहला क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब पीएच में चेंज आएगा तो क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा इधर या फिर
डीप्रोटोनेशन होगा। तो जो साइड चेन है हमारी वो प्रोटोनेटेड हो जाएगी अगर पीएच चेंज होगा, या फिर डीप्रोटोनेटेड हो जाएगी। तो जो साइड चेन है हमारी अगर वो प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड हो गई तो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्या करेगी, वो अफेक्ट करेगी, है ना, और सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन भी कर सकती है। ठीक है, लिखो ये चीज, चेंज इन पीएच, पहले इसमें लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में, चेंज इन पीएच, अगर पीएच कम होगा तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे, तो जो साइड चेन है वो क्या हो जाएगी, प्रोटोनेटेड हो जाएगी। और अगर पीएच कम है, पीएच ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे तो चेन क्या हो जाएगी, साइड चेन हमारी डीप्रोटोनेटेड। तो इसका मतलब क्या है कि पीएच चेंज की वजह से क्या हो रही है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्टर हो रही है। तो लिख लीजिए, चेंज इन पीएच रिजल्ट्स इन, change in pH results in protonation and deprotonation of, change in pH results in protonation and deprotonation of side chain of amino acids of protein, protonation and deprotonation of side chain of amino acids of protein which alters hydrogen bonding and salt bridge patterns, which alter hydrogen bonding and salt bridge patterns। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। पीएच चेंज होने की वजह से क्या हुआ, प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन, जिसकी वजह से हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, ऑल्टर हो गई, और सॉल्ट ब्रिज पैटर्न भी अल्टर हो गए। यूरिया लिखिए, सेकेंड यूरिया, यूरिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद पोलर ग्रुप ऑफ, यूरिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पोलर ग्रुप ऑफ प्रोटीन डायरेक्टली। यूरिया क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यूरिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद पोलर ग्रुप ऑफ प्रोटीन डायरेक्टली और alter the solvent environment, or alter the solvent environment by reducing hydrophobic effect, by reducing हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा होगी तो क्या होगी, चीजें सोल्यूबल ज्यादा होगी, अगर सोल्यूबल ज्यादा होगी तो जो हमारा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट है, मतलब जो प्रेसिपिटेशन इफेक्ट है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यूरिया क्या करता है, हमारे पोलर ग्रुप के संग में, पोलर ग्रुप के संग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, नॉन पोलर के संग तो करेगा नहीं, तो जो यूरिया है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, किससे, पोलर ग्रुप से, हमारे प्रोटीन के, और क्या कर देता है, उस प्रोटीन को ज्यादा सोल्यूबल कर देता है, सोल्यूबलाइज कर देता है। आगे समझ में, बाकी के फैक्टर्स हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही।